पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, पशुपति पारस जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, दिनारा की जनता जिंदाबाद, बक्सर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने सुना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धड़कन भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के आदर्श माननीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि जनता आपके लिए बहुत क्षणों से बैठी हुई है, आपको संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। करने लगे तुरंत बोले आराम से ले फिर के वो तो ही भाषण दबेले उनका मतलब में खड़ा नहीं खड़ा हुए तो कोई बोले नहीं जान में जरूरत हो गई। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलना पड़ रहा है आप लोगों के सामने, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था, पैर में चोट आ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि 5-6 दिन आराम करने की जरूरत होगी, लेकिन आप जानते हैं चुनाव का दौर चल रहा है, रोज 3-4 सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं। मजबूरी है कि लगातार चल रहा हूं, पैर में चोट लगी है, इस कारण मैं आप सबके सामने बैठकर ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप सबने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं तो मिथिलेश जी तिवारी के लिए। बहनों भाइयों, मिथिलेश तिवारी हमारे छोटे भाई की तरह, और आज से मिथिलेश तिवारी के साथ रिश्ता नहीं है, पिछले कई वर्षों से। मिथिलेश तिवारी के अंदर मैंने देखा है कि इनके अंदर आग है, कुछ कर गुजरने की तड़पन है। और मैंने आज के कई वर्ष पहले कहा था कि मिथिलेश तिवारी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के भविष्य में नेता बनेंगे। और आपने देखा कि प्रदेश के नेता तो बन गए। और मैंने ये भी देखा है कि पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जाति पाति पंथ से ऊपर उठकर बराबर मिथिलेश तिवारी ने काम किया है। इनका जब आमंत्रण मिला कि मुझे आना है, सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है, तो मुझे आनंद की अनुभूति। लगातार 2 महीने से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूरब भारत, पश्चिम भारत सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। आप जानते हैं क्या हालत हो गई है, चेहरे की और मोहरे की दोनों। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मैंने तय किया कि मिथिलेश जी का सवाल है, इसलिए मैं जाऊंगा। और आप लोगों से मिलके सचमुच हमें बहुत खुशी है। और हम समझते आप लोग भोजपुरी भाषा समझे तो यहीं को मजे में। ये मत समझिया कि मन दिल्ली चल गए तो भोजपुरी भुला गए लोग। वैसे हम विदेश भी जाइला, अक्सर विदेश जाए के पड़ेला डिफेंस मिनिस्टर के, क्योंकि लोगन के साथ, दुनिया के देशन के साथ एक अपन रक्षा का संबंध बनावे का कोशिश करे के पड़ेला। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन में रूस हो, बहुत सारे अन्य देश। तो
वहां भी बहुत सारे भारतीय मिलते हैं, तो जहां वहां भोजपुरी मिल जावे तो हम अपना भोजपुरी शुरू कर दें। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, देखिए लंबे समय से मैं इस भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है। हमारी विश्वसनीयता आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और मैं भी जानता हूं, नेताओं पर से लोगों का विश्वास पहले बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। गांव में भी देखले हो जा कि जे तनी इधर उधर का बात करे तो लोग कहीं नेता है, ये झूठ तनी बोले, झूठ सच बोले, बड़ा लबारी हो तो कहिए कि नेता बनी। बहनों भाइयों, वह धारणा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोग जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे हम लोग, उस समय हमारे नेताओं ने कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको धारा 370 के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसको हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, आपने ही संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत दे दिया। और बहनों भाइयों, जो कहा था 51 में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दी। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कहा था हम लोगों ने 1984 से, मुझे याद है, मैं उस समय छोटा था, जब हम लोग नारे लगाते थे, जब वहां पर ढांचा गिरा था, उसके बाद जो जुल्म कहर ढाया गया था वहां के समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, बड़ी संख्या में राम भक्त मारे गए, तो मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उसके बाद का पहले आंदोलन का नेतृत्व किया। हजारों की संख्या में लोग साथ खड़े थे। हम लोग लगाते थे नारा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, हाँ हाँ, राम लला को भी धोखा दीजिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और सुन लीजिए मेरी बात, भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। लोग ये कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य कैसे भारत में आ जाएगा। बहनों भाइयों, जिस दिन देशवासियों के अंदर कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बोध जिस दिन पैदा हो जाएगा, हमें देश के लिए क्या करना है, हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें परिवार के लिए क्या करना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा भारत में राम राज्य आ गया।